हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत विदत एवं पौर जानपद नामक लोकतांत्रिक संस्थाओं की चर्चा करूंगी। यह टॉपिक बीए 6 सेमेस्टर के एंशंट इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर से संबंधित है। इसके पूर्व इस टॉपिक की 2 संस्थाओं सभा एवं समिति का अध्ययन हम लोग पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विदत और पौर जानपद नामक लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व एवं उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वैदिक साहित्य में एक अन्य सभा का भी उल्लेख मिलता है जिसे कि हम विदत के रूप में जानते हैं, जिसे कि विदत कहा जाता था। विदत शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ संभवतः विद्वानों की सभा से समझा जाता है। डॉक्टर केपी जायसवाल का मानना है कि केवल सभा और समिति ही वैदिक कालिक लोकतांत्रिक संस्थाएं न थीं, इसके अतिरिक्त विदत का भी पर्याप्त महत्व था, जो कि धार्मिक जीवन को संगठित करने का कार्य करती थी। इसका संबंध धार्मिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त नागरिक एवं सैनिक कार्यों से भी था और संभवतः सभा तथा समिति की यह जनक संस्था भी थी। वहीं पर विदत के संबंध में कुछ अन्य विचारकों का मत इसके विपरीत है कि जो विदत है वह समिति का ही एक छोटा निकाय रहा होगा, परंतु केपी जायसवाल के इस मत को वह नहीं स्वीकार करते। आर.एस. शर्मा ने अनेक कारणों से विदत को सभा और समिति का पूर्वगामी माना है। विदत के संबंध में निश्चित तथा स्पष्ट रूप से वर्ग भेद का वर्णन नहीं किया गया है, अतः यह वैदिक काल से पूर्व की संस्था रही होगी, क्योंकि वैदिक काल में तो जाति व्यवस्था का पर्याप्त निश्चित एवं स्पष्ट रूप जो धारण कर चुकी थी। विदत की रचना तथा उसके कार्यों की प्रकृति पर विचार करने के बाद इस अनुमान को पर्याप्त सहारा मिलता है कि यह संस्था वैदिक काल से पूर्व की है और संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम सामूहिक संस्था रही होगी। आर.एस. शर्मा ने विदत को एक महत्वपूर्ण वैदिक संस्था माना है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा तथा समिति शब्दों का जितना बार प्रयोग हुआ है, उससे कहीं अधिक गुना प्रयोग विदत शब्द का हुआ है। विदत के स्वरूप के संबंध में विचारकों के बीच मतैक्य नहीं है। लुडविग ने विदत का संबंध ब्राह्मणों की सभा से माना है। अधिकांश लोग इसे विद्वानों की सभा मानते हैं। विदत को एक जनतंत्रात्मक सभा भी माना गया है, जो समानता के सिद्धांत के आधार पर बनती थी तथा कार्य करती थी। इसमें प्रदेश के सभी वयस्क स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। अगर हम लोग विदत के कार्यों की बात करें तो विदत द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते थे। ओल्डेनबर्ग विदत का अर्थ ही यह बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य करना। इसमें अनेक विषयों पर विचार किया जाता था। एक महत्वपूर्ण जो विषय था वह युद्ध था। युद्ध संबंधी विषयों के अतिरिक्त विदत धार्मिक कार्य भी करती थी। वहीं पे सायणाचार्य ने विदत का अर्थ यज्ञ बताया है। वे इसके धार्मिक स्वरूप को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं पर स्पेलमैन ने स्पष्ट किया है कि बहादुर व्यक्ति विदत के सदस्य होते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वे अन्य दूसरी सभा के
होते थे। इस प्रकार उनके कार्य भी ऐसी ही प्रकृति के होते थे। विदत के संदर्भ में A.S. अल्तेकर हैं, उन्होंने विदत का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। संभवतः उनका मत यह है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन में विदत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इस प्रकार से प्राचीन भारत के वैदिक काल में सभा समिति के साथ साथ ही विदत भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देती है। विदत के बाद जो प्राचीन भारत की अगली लोकतांत्रिक संस्था का संदर्भ हमें मिलता है, उसका नाम है पौर जानपद। तो हम लोग पौर जानपद की यहाँ पे विस्तार पूर्वक से चर्चा कर लेते हैं। और अगर पौर जानपद के महत्व तथा कार्य को समझने से पूर्व सर्वप्रथम हम लोग पौर तथा जानपद के अर्थ को समझ लेते हैं। तो जनपद का अर्थ सामान्यतः जन अथवा जाति के निवास स्थान से लिया जा सकता है। कालांतर में इसका अर्थ बहुत व्यापक हो गया। वहीं पे इस संदर्भ में राधा कृष्ण चौधरी का मानना है कि जनपद शब्द से समस्त जाति का बोध होता है और यह देश का भी सूचक हो गया। अर्थशास्त्र, रामायण और जातकों में जनपद शब्द का उल्लेख बार बार हुआ है। वास्तव में देश को जनपद भी कहते थे, जिसका पर्याय राष्ट्र या देश भी होता था। इसी से जानपद विशेषण की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग पौर का अर्थ समझ लेते हैं। तो पौर का आशय पुर, दुर्ग अथवा नगर से लिया जा सकता है। पौर जानपद के स्वरूप को राधा कृष्ण चौधरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि जब विष या जन स्थायी रूप से एक निश्चित प्रदेश में बस गए तो जनपद की रक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया कि एक ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहाँ से जनपद कार्य का संचालन किया जा सके। इस दृष्टिकोण से पुर निर्मित हुए। पुर मतलब दुर्ग निर्मित हुए। जनपद के इस प्रकार जनपद के दो हिस्से होते हैं, पहला पुर तथा दूसरा जनपद। धीरे धीरे जनपद का आकार विशाल होता गया। अधिक बड़े आकार और भिन्न निवासियों वाले जनपद में अब दो नई शासन व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसे कि हम पौर जानपद नाम से जानते हैं। पौर जानपद के संबंध में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का मानना है कि वैदिक युगीन सभा एवं समिति नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसका स्थान कालांतर में पौर जानपद नामक संस्था ने ले लिया। पौर जानपद का वर्णन परवर्ती साहित्य तथा अभिलेखों में मिलता है। पौर जानपद का अर्थ सामान्यतः किसी राज्य के ग्राम और नगर की जनता से है, पर जब इसका उल्लेख नपुंसक एक वचन में अर्थात पौर जानपद के रूप में हो, तब इसका अर्थ राजधानी और देश के नागरिकों की प्रतिनिधि संस्था से होता है। इस प्रकार काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पौर जानपद दो सभाओं की संस्था थी। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने रामायण का एक उद्धरण प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करते हुए उनका कहना है कि जब दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करते समय जो परिषद निमंत्रित की थी, उसमें पौर जानपद जन भी सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार महाभारत से भी ज्ञात होता है कि जब राजा आपत्ति की आशंका से कोष में धन संचय करता है तो उसे सब पौर जानपदों के प्रति अनुकंपा प्रदर्शित करना चाहिए। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि समाहर्ता पौर जानपद के सम्मुख मांग पेश करे तथा अल्प कोष वाला राजा पौर जानपद को ही ग्रसता है। इसी प्रकार से महाभारत में राजा के कार्यों को पौर जानपद द्वारा परीक्षण की बात भी की गई है।
इन तथ्यों के आधार पर पौर जानपद को एक वैधानिक संस्था माना गया है। यदि हम लोग स्मृति और धर्मशास्त्रों में पौर जानपद की बात करें तो यहाँ भी स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में भी इनका उल्लेख मिलता है। बृहस्पति स्मृति में ग्राम और देश का उल्लेख किया गया है। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि शूद्र पौर के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। दिव्यावतार में भी उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में पौर सभा का वर्णन का उल्लेख मिलता है। यह अशोक के समय में वहाँ पे थी यह संस्था। अशोक के शिलालेखों में भी अशोक के शिलालेखों में विशेष रूप से शिलालेख संख्या 5 में कहा गया है कि राजुक जानपद के लिए अनुकूल और संतोषजनक हो सके और उसे अनुग्रह दे सके। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन संदर्भों से ये प्रतीत होता है कि अशोक के समय जनपद संस्थाएं मौजूद रही होंगी। वहीं पर रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में भी पौर जानपदस्य जन का वर्णन या उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भी, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी पौर जानपद शब्द का वर्णन हुआ है। अतः इस संदर्भ में काशी प्रसाद जायसवाल का मानना है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक पौर जानपद नामक लोकतांत्रिक संस्थाएं प्राचीन भारत में अस्तित्व में थी और ये स्वस्थ व्यवस्थित संस्थाएं थी जिसमें कि पूर्व तथा जनपद के प्रमुख लोग सम्मिलित हुआ करते थे। पौर जानपद का जो प्रधान एक नगर निवासी हुआ करता था जिसे कि श्रेष्ठीन अथवा प्रधान कहा जाता था। कभी कभी पौर वृद्धों का भी उल्लेख मिलता है। गौतम धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि जो शूद्र पहले पौर सभा का सदस्य रह चुका हो उसे भी ब्राह्मण को विशेष रूप से आदर सम्मान करना चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि पौर जानपद एक सार्वजनिक संस्था थी जिसमें कि सभी वर्गों का अर्थात शूद्र वर्ण का भी प्रतिनिधित्व होता था, उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते थे। यदि हम लोग पौर जानपद के कार्यों की बात करें तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने पौर जानपद के अनेक कार्यों की विस्तार पूर्वक विवेचना किया है। जैसे उसमें उन्होंने पहला कार्य बताया है कि पौर जानपद राज्याभिषेक के समय इनकी अर्थात पौर जानपदों की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। राज्याभिषेक के समय पौर जानपद सामूहिक रूप से सम्मिलित हुआ करते थे। जो इसका दूसरा कार्य था उसके अंतर्गत कहीं कहीं पौर जानपद उत्तराधिकार में भी बाधक बन सकते थे। कई बार उत्तराधिकारी कुछ ऐसे प्रकृति का राजकुमार होता था जो कि पौर जानपदों को पसंद नहीं होता था। ऐसी स्थिति में वे उसके राजा बनने के प्रयास में बाधा बनते थे। मंत्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे पौर जानपद का विश्वास प्राप्त करें। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का मंत्री चक्रपालित के जूनागढ़ अभिलेख से इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि उसने अर्थात मतलब चक्रपालित ने पौरों की सभा को सभी तरीकों से प्रसन्न किया है और साथ ही साथ वह पौरों के प्रति निष्ठ होने की भी कामना करता है। वहीं पर पौर जानपद के आर्थिक कार्यों की भी चर्चा मिलती है, आर्थिक कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। इन पौर जानपदों को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। कर प्रस्ताव से पहले पौर जानपद संस्थाओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था जिसे कि वे अनुमोदन करते थे कि कितना कर कितना टैक्स लिया जाए। पौर जानपद प्रायः अनुग्रह की याचना करते थे और अनुग्रह भी प्राप्त करते थे। जिन अनुग्रहों की याचना की जाती थी वे प्रायः आर्थिक हुआ करते थे। पौर जानपद के समक्ष असाधारण कर की भी कभी कभी याचना की जाती थी। राजा पौर जानपद से संपर्क स्थापित किया करता था।
पौर जानपद के द्वारा कदम कदम पर प्रतिबंध और नियमन द्वारा राजा की स्वेच्छाचारिता पर भी नियंत्रण लगाया जाता था। पौर जानपद उस पर अंकुश का कार्य करती थी। पौर जानपदों की उपस्थिति राजा को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत भी रखती थी और यदि वह न भी रहे तो उसे सचेत बना दिया जाता था। इस प्रकार से जो जायसवाल ने इन तमाम कार्यों को विभिन्न संदर्भों से पौर जानपदों के कार्यों को उजागर किया, जायसवाल जी के विचारों का कुछ आधुनिक जो विद्वान हैं वे खंडन भी करते हैं। जायसवाल इसे केंद्रीय लोकसभा का रूप देते हैं, जबकि अन्य विद्वान पौर जानपद को इतना महत्व नहीं देते हैं। वहीं पर पौर जानपद नामक संस्था के संदर्भ में ए.एस. अल्तेकर का मानना है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में पौर जानपद नामक कोई लोकसभा प्राचीन भारत में थी ही नहीं। अतः तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी पौर जानपद नामक संस्था के महत्व एवं कार्यों पर काशी प्रसाद जायसवाल ने प्राचीन भारत के विभिन्न संदर्भों, ग्रंथों, साहित्य अभिलेखों से इसके महत्व और इसके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए एक संस्था पौर जानपद नामक संस्था की भी वो खोज करते हैं और इस प्रकार से प्राचीन भारत में आज की ही भांति लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, प्राचीन भारत में भी इसके संदर्भ हमको मिलते हैं और हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर के 600 शताब्दी ईस्वी तक में हमको सभा, समिति, विदत और पौर जानपद के रूप में प्राचीन भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ ही इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के भी उल्लेख, इनके अस्तित्व के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।